प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इट इज आल्सो रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैं इसके बाद डील करूंगा, लेकिन मैं बार बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र करूंगा प्राइम मिनिस्टर को पढ़ाते वक्त। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? मिनिस्टर्स आपको मालूम है मंत्री परिषद है बेसिकली। कुछ लोगों को कुछ पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट में हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल रेलवेज मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये सारे मिलके क्या बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक तरीके से आप समझिए कि मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है, और उस मिनिस्टर्स के ग्रुप का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स के ग्रुप का, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दो आर्टिकल से डील करते हैं जी। कोई नहीं सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगी। हाँ ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अभी डिटेल में डील करूंगा, एक बार वो पढ़ा लो, फिर जो डाउट हो आप पूछना। तो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के केस में मैंने बताया था दैट प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, या नॉमिनल अथॉरिटी है। नॉमिनल अथॉरिटी का मतलब यह हुआ कि वो जो भी डिसीजन लेता है, इट इज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ही इज द नॉमिनल हेड। बट रियल हेड कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसको डी फैक्टो अथॉरिटी भी कहते हैं। मींस रियल पावर इसके हाथ में है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है ना। और प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, इंडियन स्टेट, कंट्री। उस वहीं पे मैंने बताया था कि द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। डिफरेंस भी मैंने डिस्कस किया था। जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है इंडिया में, उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, एंड थर्ड डेजिग्नेशन जो प्राइम मिनिस्टर होल्ड करता है, ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। और लोअर हाउस आपका कौन सा है? लोकसभा। लीडर मीन्स ही इज लीडिंग द हाउस, ही इज लीडर ऑफ द लोअर हाउस। जितने भी एमपीज हैं, गवर्नमेंट जो बना रहे हैं, उनका ये लीडर है। सो ही इज लीडर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75, और प्राइम मिनिस्टर अपनी अथॉरिटी आर्टिकल 75 से लेता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and the other ministers appointed by the should be appointed by the president on the advice of the prime minister। ठीक है ना। तो पीएम की जो पोस्ट है वो हमें कहां से मिल रही है? आर्टिकल 75 से। पीएम should be appointed by the president। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट हमें मिल रही है वो कहां से मिल रही है? आर्टिकल 75 से मिल रही है। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा, लेकिन किसको अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करेगा? सो यूजुअली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। इलेक्शन में जिस पार्टी को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली है, लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है, द प्रेसिडेंट appoints the leader of the majority party as the prime minister, है ना। इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शंस में
लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिल रही है, उसके लीडर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट्स एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इन केस अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, इन केस अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो यहां पे मेजॉरिटी की जगह आप कह दो जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी हैं, जो लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके पास सबसे ज्यादा एमपी हैं, या जिस पार्टी ने कोलिजन करने के बाद, दूसरों से गठबंधन करने के बाद सबसे ज्यादा एमपीज पे अपना कंट्रोल किया है, मीन सबसे ज्यादा एमपीज का सपोर्ट जिनके पास है ना। तो इन दो ग्रुप के लीडर को या तो लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए, या तो कोलिजन में जो लार्जेस्ट पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा एमपीज का सपोर्ट है, उसको अपॉइंट करेगा एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और फिर उसको बोलेगा कि आप यू सीक दी कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, अब मेजॉरिटी पार्टी तो है नहीं, है ना। मेजॉरिटी पार्टी के केस में क्या है कि मालूम है, चलो सबसे ज्यादा एमपी जिसके पास है, क्लियर है। लार्जेस्ट पार्टी जरूरी नहीं है कि मेजॉरिटी में हो, है ना, या कोलिजन भी जरूरी नहीं है कि वो सारे इसको सपोर्ट ही कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो कर देगा, लेकिन फिर उसको एक रीजनेबल टाइम देगा, यूजुअली 1 महीने का टाइम होता है, एक रीजनेबल टाइम देगा जिसमें वो बोलेगा प्रेसिडेंट दैट यू प्रूव योर मेजॉरिटी, यू प्रूव योर मेजॉरिटी इन द हाउस। अगर वो मेजॉरिटी प्रूव कर लेता है देन ही विल कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट, अगर मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाता है देन ही हैज टू रिजाइन, ठीक है। तो द पीएम शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से वो किसी को भी नहीं कर सकता है कि जिसको मन किया प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ही शुड बी अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पार्टी विच होल्ड्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये एस्पेक्ट आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा एक केस है कि अगर किसी ऐसे बंदे को, सपोज करिए कि इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स वो एमपी नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। किसी ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करता है, वो जाहिर सी बात है खुद से नहीं करेगा, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वही बोलेगी कि भाई ये हमारे लीडर है। इफ द मेजॉरिटी पार्टी चूजेज ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, उसको अपना लीडर चूज करते हैं, देन दैट पर्सन हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months। 6 मंथ तक ही वो कंटिन्यू कर सकता है। इस 6 मंथ के दौरान उसे आइदर लोकसभा या राज्यसभा में मेंबरशिप लेनी होगी। अगर वो मेंबरशिप नहीं ले पाता है देन ही विल बी रिमूव, ही शुड लीव हिज पोस्ट। ये भी आप कंसेप्ट जहन में रखिएगा कि बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए, ठीक है। अब रिसेंटली मैं स्टेट का केस बता रहा हूं, ये तो खैर सेंटर की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं और अभी वहां की जो करंट चीफ मिनिस्टर है वो इलेक्शन हार गई, राइट, बट शी वाज द लीडर ऑफ हर पार्टी। उसकी पार्टी ने उसको अपना लीडर चूज किया और गवर्नर को रिकमेंड किया कि आप इसको सीएम बनाइए। बना तो दिया, कितने दिन तक कंटिन्यू कर सकती हैं? 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स में अगर वो मेंबर नहीं हुई, एमएलए नहीं हुई, देन शी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट, ठीक है। सेम इज एप्लीकेबल, ये रिसेंट एग्जांपल था, मुझे लगा आप लोगों को याद होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये 2 केस सिनारियोज एटलीस्ट आप अपने जहन में रखिएगा। नाउ रिगार्डिंग कोई प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया, है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो शपथ लेनी पड़ती है हर पोस्ट की तरह, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तरह। इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ ये लेता है बाय दी प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट इसको शपथ दिलाता है, ठीक है ना।
एंड देन ही होल्ड्स द ऑफिस। और इसका टर्म जो है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट का टर्म, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड से मतलब ये है कि जब तक ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में कॉन्फिडेंस में है, जब तक इसकी मेजॉरिटी है, तब तक ये पोस्ट को होल्ड कर सकता है। री इलेक्शन होगा, फिर री इलेक्शन होगा, जब तक ये मेजॉरिटी मिलती रह रही है इसे पार्लियामेंट में, तब तक ये पोस्ट को होल्ड कर सकता है। एक टर्म जनरल इलेक्शन का तो 5 इयर्स होता है, राइट? बट ही विल नॉट क्विट हिज पोस्ट जब तक कि उसकी मेजॉरिटी लूज नहीं होती है, ठीक है? सो हिज टर्म इज नॉट फिक्स्ड। नाउ एक केस है दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना? अब प्रेसिडेंट के पास, सपोज करिए जैसे कि अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना? काम के दौरान, टेन्योर के दौरान ही किसी प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो जा रही है, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशन है कि वो मौके पे जो भी उस पार्टी का लीडर है, नॉर्मल जो सिनारियो है, जैसे मान लीजिए ये किसी पार्टी से बिलोंग करता है, एबीसी, है ना? ये प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी से बिलोंग करता है, एबीसी। अब इसकी डेथ हो गई तो इस पार्टी ने किसी दूसरे को अपना लीडर चूज कर लिया, इस पार्टी ने किसी दूसरे को अपना लीडर चूज कर दिया, इसको रिप्लेस करके, देन द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर की अगर डेथ हो रही है तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है या जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, अगर कोलिजन गवर्नमेंट है, जैसे एनडीए एक कोलिजन गवर्नमेंट है, तो जिस या यूपीए एक कोलिजन गवर्नमेंट है, तो उस कोलिजन ने फिर जिसको अपना लीडर चुना, उस लीडर को वो प्रेसिडेंट जो है ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है? अगर कोई क्लियर लीडर उभर के नहीं आ रहा है और उस पॉलिटिकल पार्टी में डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सा क्लियर लीडर है, तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन अगर वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो उस वक्त प्रेसिडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्ञानी जैल सिंह थे, तो उन्होंने राजीव गांधी को, ही अपॉइंटेड हिम एज दी प्राइम मिनिस्टर, जबकि वो लीडर नहीं थे, उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं थे, है ना? लेकिन बाद में उस पॉलिटिकल पार्टी ने राजीव गांधी को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया, सो ही कंटिन्यूड एज दी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ऐसा हुआ होता कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो रिफ्यूज कर देती उनको अपना लीडर मानने से, राजीव गांधी को अपना लीडर मानने से अगर रिफ्यूज कर देती, तो फिर द प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू अपॉइंट द पर्सन रिकमेंडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी हु इज हैविंग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ठीक है? तो डेथ के केस में भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। किसको अपॉइंट करेगा? सेम जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जो पार्टी पावर में है, वो जिस लीडर को अपना, जिस कैंडिडेट को अपना लीडर बोलेगी वो उसे अपॉइंट करेगा, ठीक है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जैसा कि मैंने बताया, यहां पे आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 का मैंने जिक्र प्राइम मिनिस्टर के केस में कर दिया है। तो आर्टिकल 74 जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी अथॉरिटी हमें आर्टिकल 74 से मिल रही है। Council of, there should be a council of ministers with prime minister at the head to aid and advise the president, है ना? आर्टिकल 74 क्या कह रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। हेड इसका कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। और इनका काम क्या है? हेल्प करना, एड एंड एडवाइस, सलाह देना, किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है ना? ये आपका आर्टिकल 74 है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो कहां से मिल रही है? आर्टिकल 74 से मिल रही है। अब आपको अगर अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से देखिए, आप सिंपल सा एक समझिए कि ये मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है ना? मिनिस्टर्स का एक ग्रुप है।
देखो इलेक्शन में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, मींस लोकसभा में 550 के करीब हैं, तो अब जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उस पार्टी का हर एक मेंबर तो मिनिस्टर बनता नहीं है, राइट? कुछ मेंबर्स ही मिनिस्टर बनते हैं। तो जो लोग मिनिस्टर बनते हैं उनका एक ग्रुप है जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल का मतलब एक ग्रुप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, पहली चीज तो ये याद रखिएगा, है ना? तो टोटल जो आपके मिनिस्टर्स हैं including the prime minister, it should not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. Maximum या total number of ministers, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड है, should not exceed 15% of total लोकसभा मेंबर्स। आपके कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की जितनी मेंबर्स हैं, लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसका 15%। सिर्फ ये फिगर याद रखो एग्जाम के लिए, 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। ये एक लिमिटेशन है ना? हर किसी को मंत्रालय नहीं दे सकते, हर किसी को मंत्री नहीं बना सकते। दूसरी चीज कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड कलेक्टिव responsibility towards the Lok Sabha, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ डिसीजन लिया, या मैं बाद में बताऊंगा ये असल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर कैबिनेट के पास है। मैं बताऊंगा ये कैबिनेट क्या है। अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया, अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, तो सारे मिनिस्टर्स को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। लोकसभा में उस डिसीजन को सारे मिनिस्टर्स को डिफेंड करना पड़ेगा। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन मिनिस्टर्स में से कोई भी उसके अगेंस्ट है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन करना पड़ेगा, या तो फिर प्राइम मिनिस्टर उसको रिमूव करा देगा, राइट? ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये टर्म याद रखिएगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब साथ में चलेंगे और सब साथ में डूबेंगे। और एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सो अगर ऐसा होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जा रही है या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो रहे हैं? ये डिसॉल्व हो जाएंगे। इफ द प्राइम मिनिस्टर डाइड या डाइज और रिजाइंस, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसकी डेथ हो जा रही है या ये रिजाइन कर दे रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू रिजाइन। बेसिकली ये डिसॉल्व हो जा रहा है, ये काउंसिल क्या हो जा रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, राइट? तो जब हेड ही खत्म हो गया तो बॉडी भी सरवाइव नहीं करेगी। ये एक चीज आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि इन मिनिस्टर्स की अपने काम के लिए कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी पॉलिसी मैटर का डिसीजन हो या कोई और डिसीजन हो, दे डोंट हैव एनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो legal responsibility in the matters of policy making, no legal responsibility in the matters of policy making। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, उस पर प्रेसिडेंट साइन कर रहा है तभी वो लॉ बन रहा है, राइट? उस पर कंसर्न मिनिस्टर के सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है?
एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर कोई मिनिस्टर है, देखिए मिनिस्टर कौन होता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। मिनिस्टर कौन होता है, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स या तो किसी हाउस का मेंबर बन जाए या तो फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिनिस्टर्स इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये किसी भी हाउस का हो सकता है। ही कुड बिलोंग टू लोकसभा या राज्यसभा, है ना। लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, नो मैटर, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये लोकसभा का मेंबर है, ये लोकसभा का मेंबर है, तो इफ ही इज ए मेंबर ऑफ वन हाउस ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस। ये राज्यसभा में भी बोल सकता है, इसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे उस हाउस के। वोट तो ये सिर्फ अपने हाउस में कर सकता है जिसका ये मेंबर है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट जो है आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपने जहन में रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिसे एमओएस कहते हैं। और तीसरे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये 3 वैरायटी है, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? नाउ कैबिनेट मिनिस्टर ये कैबिनेट मिनिस्टर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सिर्फ एक पार्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक समझ लो कि सुपर सेट है और उसका एक सब सेट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है लोकसभा में उसका 15% है, तो बहुत बड़ी बॉडी हो गई। और इतनी बड़ी बॉडी में डिसीजन मेकिंग काफी डिफिकल्ट हो गया। तो डिसीजन मेकिंग के जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, वो कौन कैरी आउट करता है? वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कैरी आउट करते हैं। अब इनका जो है ये अराउंड 15 to 20 मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में। इसका नंबर कोई फिक्स नहीं है, जैसे वहां पे फिक्स है कि 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका फिक्स नहीं है, बट यूजुअली ये 15 से 20 मेंबर्स होते हैं और दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज का मतलब हुआ डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या इसको कह लो मिनिस्ट्रीज। जैसे कि आपका सपोज करिए फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई जिक्र नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई जिक्र नहीं था, वहां पे सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो डिसीजन मेकिंग को स्मूथ करने के लिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1798 में। वहां पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ये वर्ड कैबिनेट इंसर्ट हुआ। और ये वर्ड कहां पे इंसर्ट हुआ? आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है वहां पे इंसर्ट हुआ। वहां पे ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो हमें कैबिनेट मिनिस्टर्स का रेफरेंस मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमें आर्टिकल 52 से मिलता है। सो नाउ द कैबिनेट मिनिस्टर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 78 से पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं था। और इसकी रेलिवेंस क्या है कि आप जब गवर्नमेंट कहते हो तो जो रियल अथॉरिटी है वो कैबिनेट के हाथ में है ना। और जो आप कहते हो कि मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है तो वो मिनिस्ट्री का जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट का डिसीजन होता है। और इस कैबिनेट के डिसीजन को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सपोर्ट करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि द कैबिनेट इज द रियल अथॉरिटी, या कह सकते हो दिस इज द हाईएस्ट डिसीजन
मेकिंग बॉडी इन दी कंट्री, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दी कंट्री। रियल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं, रेदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके हाथ में होता है। और कैबिनेट में जो भी फैसले लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हीं फैसलों को इंप्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दूसरे लोग भी हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, फाइनेंस, होम, डिफेंस, इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स छोटे छोटे पोर्टफोलियो जो उतने रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स नहीं है, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। कभी कभी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी अटैच हो जाते हैं, है ना, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है तो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी अटैच हो जाएंगे उस मिनिस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए। और डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स सिमिलरली इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच रहते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। एक और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र नहीं है, इसको कहते हैं इनर कैबिनेट। इनर कैबिनेट, ये मैं साइड नोट बता रहा हूं, इनर कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। और इसी इनर कैबिनेट को किचन कैबिनेट भी कहते हैं, किचन कैबिनेट। ठीक है, अब ये लोग कौन होते हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर के काफी करीबी लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के काफी करीबी लोग होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया और उसके 2-4 कुलीग्स, है ना, और ये कुलीग्स कैबिनेट के मेंबर भी हो सकते हैं, इसकी फैमिली से भी हो सकते हैं, इसके दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है, जिन पे वो भरोसा करता है। तो देखिए, पहली चीज तो हो गई कि ये फॉर्मल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ना, बाहर के लोगों को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में कोई उनका रोल नहीं है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइम मिनिस्टर, है ना। बट जाहिर सी बात है, आप एज एन इंडिविजुअल आप कई सारे लोगों से जुड़े होते हो, तो आप अगर किसी मसले पे आपको किसी की सलाह चाहिए तो आप ऐसे ही आदमी के पास जाते हो जिसके ऊपर आपका भरोसा है। तो इट कैन इंक्लूड अदर मेंबर्स एज वेल, बट उसका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, एंड दिस इज नोन एज द इनर कैबिनेट और द किचन कैबिनेट। ठीक है, ये एक एडिशनल कंसेप्ट ऐसे ही मेरे जहन में आया, मैंने आपको बता दिया।